इन्दसदवन्द्याणं तिवणहिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जनाणं जितभवाणम्। पंचास्तिकाय प्राभृत ग्रंथ में काल द्रव्य के व्याख्यान का प्रसंग चल रहा था। आज गाथा नंबर 101 पढ़ते हैं। नित्य क्षणिकत्वेन काल विभाग ख्यापनम एतत्। जो काल को नित्य भी कहा है और क्षणिक भी कहा है, इस तरह से काल दो तरह का कहा गया है, उसी का यहाँ पर कथन किया जा रहा है। कालोत्तीयवदेशो सद्भाव परूपगो हवदिनिच्चो उपण्डपद्धंसी अवरोधी हंतरठाई। कालोत्तीय व्यपदेशो, काल इस प्रकार से यह जो व्यपदेश है यह सद्भाव का प्ररूपक है। यानी जब हम कहते हैं काल, तो काल कहने से हमें क्या समझना चाहिए? काल द्रव्य का सद्भाव समझना चाहिए। कालो इत्तीय व्यपदेशो, काल इस प्रकार से जब हमने कथन किया तो उससे किसकी प्ररूपणा हुई? वह किसको कहने वाला हुआ? तो सतभाव का, काल का भी सत है, काल द्रव्य का अस्तित्व है। यानी काल शब्द कहते ही हमें काल द्रव्य के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। और वह काल द्रव्य जो है वो कैसा है? हवदि निच्चो, निच्च माने नित्य होता है। वह काल द्रव्य हमेशा बना रहता है। जो द्रव्य के रूप में प्रतिष्ठापित होता है वह शाश्वत होता है, वह हमेशा बना रहता है। तो वास्तव में जो काल द्रव्य है वो तो नित्य है, सदैव बना रहने वाला है। उपण्ड पद्धंसी अवरो, अवर माने जो दूसरा है, उस काल का एक दूसरा भेद है, वह जो है उत्पन्न और पध्वंस स्वभाव वाला है। यानी काल उत्पन्न भी होता है और काल नष्ट भी होता है। तो ये उत्पन्न और विनाश वाला जो स्वभाव है यह भी काल का है, लेकिन ये अपर माने दूसरे काल का है। तो दूसरा काल कौन सा? एक हो गया द्रव्य काल, और एक हो गया पर्याय काल। दो तरह के काल कहे थे। तो द्रव्य काल तो नित्य स्वभाव वाला है और जो पर्याय काल है वो उत्पन्न विध्वंस स्वभाव वाला है। और उसी के कारण से उस काल द्रव्य में ही यह पर्याय होती रहती हैं, वो पर्याय ही उपजती हैं और विनष्ट होती हैं। दीहंतरठाई, दीर्घ काल तक वह दीर्घ अंतर को भी स्थापित स्थित रहने वाला भी वह काल होता है। यानी वह काल दीर्घ अंतर के साथ भी स्थित होता है, दीर्घ काल तक भी चलता है। तो बड़े बड़े काल जो व्यवहार काल के भेद हैं वो दीर्घ काल के साथ भी चलते हैं, है ना? है? हाँ, कल्प काल कह लो, पल्य का काल कह लो, सागर काल कह लो, है ना?
तो ये सब जो है दीर्घ काल तक स्थायी रहने वाले भी व्यवहार काल होते हैं। लेकिन व्यवहार काल मुख्य रूप से कैसा है? हाँ, क्षणिक है, उत्पन्न भी होता है और ध्वंस भी हो जाता है। तो कोई भी काल होगा, दीर्घ काल तक उत्पन्न रह करके भी ध्वंस हो सकता है और उसी क्षण में भी उत्पन्न होकर के ध्वंस हो सकता है। तो ये सब व्यवहार काल की परिणतियां हो जाती हैं। ठीक है, यो ही द्रव्य विशेष अयम काल इति सदा व्यपदिश्यन्ते स खलु स्वस्य सद्भावम आवेदयन भवति नित्यः। जो ये द्रव्य विशेष है ना, 6 द्रव्यों में विशेष द्रव्य है ये। कौन सा? काल द्रव्य। समझ रहे हो? 6 द्रव्यों में विशेष द्रव्य है ये। और इस द्रव्य को क्या कहा जाता है? अयम काल है ऐसे कहा जाता है। यह काल है, यह काल है, यह काल है। इस तरह से इसका व्यपदेश किया जाता है। तो जब ऐसा कहते हैं कि यह काल है, तो ये काल कहने से ही ये अपने सद्भाव को कह देता है। यानी यह अपने स्व अस्तित्व को ख्यापित कर देता है, बता देता है। इसलिए यह काल द्रव्य अपने अस्तित्व को बताता हुआ नित्य बना रहता है। यस्तु पुनरुत्पन्न मात्र एव प्रध्वंसते स खलु तस्यैव द्रव्य विशेषस्य समयाख्य पर्याय इति। और जो पुनः उत्पन्न मात्र होते हुए और फिर जो है विध्वंस को प्राप्त हो जाता है, यानी उत्पन्न होते ही नष्ट भी हो जाता है। कैसे? उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। वह द्रव्य विशेष की जो पर्याय है उसको समय नाम की पर्याय कहा जाता है। अब समझो इसको, समय नाम की पर्याय की क्या विशेषता बताई जा रही है? जो उत्पन्न होता है विनष्ट होता है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। भाषा का अपना अपने आप में महत्व होता है। उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ऐसा कहना अलग चीज हो गई। और यहां क्या लिखते हैं? उत्पन्न मात्रे एव प्रध्वंसते, माने उत्पन्न मात्र होते ही उत्पन्न मात्र हुआ और विनष्ट हो गया। तो इन दोनों में अंतर हो गया ना, उत्पन्न होना और नष्ट होना। जैसे अपन लोग सब उत्पन्न भी हुए हैं और नष्ट भी होंगे, तो इसमें तो बहुत टाइम गैप हो गया। तो उत्पन्न होना और नष्ट होना तो बहुत अलग चीज हो गई। तो हर पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है ना। आप यहां पर आए तो आपके लिए ये पर्याय यहां पर उत्पन्न हो रही है। यहां से चले जाओगे तो ये पर्याय यहां की नष्ट हो जाएगी। तो हर पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। जितने टाइम तक किसी एक जगह पर रहोगे उतने समय के लिए कहा जाएगा इस पर्याय में वह इतने समय तक यहां रहा। क्या सुना? स्थान की अपेक्षा से भी कहा जाएगा ना। मान लो आप जयपुर की किसी एक कॉलोनी में रहते हो, 1 घंटा वहां रहते हो, 2 घंटा कहीं और रहते हो, 2 घंटे कहीं और रहते हो, तो उतने समय के लिए आप वहां पर उत्पन्न हुए और फिर उसके बाद में नष्ट हो गए। तो ये उत्पन्न होना और नष्ट होना तो हर जगह चलता ही रहता है। लेकिन जो समय नाम की पर्याय है उसकी क्या विशेषता है? उत्पन्न मात्र ही प्रध्वंस को प्राप्त हो जाए, मतलब बस उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ है उसी समय होना है। क्योंकि उत्पाद और व्यय में समय भेद नहीं होता। तो एक समय का मतलब क्या हुआ? जो पर्याय जिस समय उत्पन्न हुई उस समय पर ही नष्ट हो गई, है ना। तो वो एक समयवर्ती पर्याय कहलाती है।
अब आप सोचो, पर्याय उत्पन्न होते ही, उत्पन्न मात्र होकर के ही वो नष्ट हो जाती है। तो उत्पन्न तो हुई, लेकिन जिस समय वो उत्पन्न हुई उसी समय ही वो नष्ट हो गई। तो उस उत्पन्न होने में भी और नष्ट होने में भी जो समय लगा, उत्पन्न होते ही नष्ट होने में जो समय लगा, वो क्या है? उसका नाम ही एक समय है। हाँ, अर्थ पर्याय सुना है? अर्थ पर्याय होती है, एक व्यंजन पर्याय होती है और एक अर्थ पर्याय होती है। सुन लो बच्चों, अब परीक्षा हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कोई अब पूछा नहीं जाएगा। परीक्षा अलग चीज है और ज्ञान प्राप्त करना अलग चीज है। तो पर्याय कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक कहलाती है अर्थ पर्याय और एक कहलाती है व्यंजन पर्याय। क्या बोलते हैं? हाँ, तो अर्थ पर्याय एक समय की पर्याय है और व्यंजन पर्याय एक से अधिक समय की पर्याय है। तो जो एक समय की पर्याय है उसका मतलब क्या? बस एक समय रुकना, तो होना और नष्ट होना। तो एक समय में ही वो उत्पन्न भी होकर ही और उसी समय में वो नष्ट भी हो जाएगी, है ना? तभी तो वो अगले समय में दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी। अगर वो एक समय रुक गई तो दो समय हो जाएंगे, एक समय उत्पन्न होने का और एक समय रुकने का। समझ रहे हैं ना? ये बहुत ही सूक्ष्म विवेचन है। तो उत्पाद जिस समय होता है उसी समय पर ही व्यय हो जाता है। बच्चों सुन रहे हो? एक पत्थर ले लो हाथ में, क्या करो? एक कोई साझा घड़ा हो उस पर मारना। मारोगे? नहीं मारोगे? चलो दिमाग से मार लो। है ना? तो क्या होगा? जैसे ही आपने घड़े पर पत्थर मारा, क्या होगा? घड़ा टूट जाएगा। तो घड़ा का टूटना और जो उसका खपरा बनना, क्या बोलते हैं उसको? वो जो खप्पर बन जाएगा ना, घड़ा टूटेगा तो उसका खप्पर का बनना, इन दोनों में कितना टाइम गैप हो गया ये बताओ? है? विचार करो। जिस समय हमने घड़े पर पत्थर मारा तो पत्थर का घड़े पर लगना, घड़े का टूटना और उसका खप्पर बन जाना, दोनों में अलग अलग टाइम होता है क्या? है? नहीं होता। इसी को कहते हैं एक समय में ही उत्पाद और व्यय दोनों होते हैं, है ना? दोनों का टाइम अलग अलग नहीं है। घड़े के विनाश होने का टाइम और खप्पर, वह जो कपाल उत्पन्न हो गया उसका टाइम, वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो इसी तरीके से एक समय में ही उत्पाद हो जाता है, एक समय में ही विनाश हो जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है उत्पन्न होते ही मात्र ही जो विध्वंस को प्राप्त हो जाए उसी द्रव्य विशेष की समय नाम की पर्याय होती है। ये समय नाम की पर्याय इस तरह से समझना। सतु उत्संगित क्षण भंगोपि उपदर्शित स्वसंतानो नय बलात् दीर्घ अंतर स्थायुपगीयमानो न दुष्यति। स्थायी उपगीयमानोपि न दुष्यति। अब वह जो पर्याय है वह उत्संगित क्षण भंगोपि,
माने वह क्षण भंगुर होने पर भी वह क्षण मात्र रहती है, लेकिन उसकी भी एक संतति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाता है? स्व संतान जिसको कहते हैं, माने उसकी एक परंपरा बन जाती है। ऐसे ही हर पर्याय एक क्षण एक क्षण एक क्षण उत्पन्न होते होते उसकी एक लंबी परंपरा बन जाती है। तो वह जो स्व संतान है वह नए बलात् माने नयों के बल से क्या हो जाता है? दीर्घांतर स्थायी उपगीय मानो न दुष्यति। उसी को हम दीर्घ काल तक स्थायी रहने वाली पर्याय कहते हैं, और ऐसा कहने में कोई भी दोष भी नहीं आता है। तो वो जो दीर्घ काल तक रहने वाली पर्याय है वो अनेक समयों का समूह होता है, ये कहने का मतलब है ना। हम आज जी रहे हैं, मान लो 20 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, 50 साल के हो गए हैं, तो ये अनेक समयों का समूह हो गया जो दीर्घ काल तक स्थायी उस पर्याय को बना रहा है। लेकिन वह पर्याय वास्तव में तो एक क्षण भंग वाली ही है। उसकी संतान चल रही है, संतान माने परंपरा। तो वह अपनी परंपरा को बनाए रखते हुए वह पर्याय को हमेशा उत्पन्न करता रहता है। और जब बहुत समय की पर्याय को हम जोड़ लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये 10 साल का हो गया, ये 1 महीने का हो गया, ये 40 साल का हो गया, 80 साल का हो गया। तो ऐसा कहना भी कोई दोष का कारण नहीं है, ये कहना भी व्यवहार से ठीक है, ये कहने का मतलब। हाँ, उस सब व्यवहार का लिए। ततो न खलु आवली का पल्योपम सागरोपमादि व्यवहारो विप्रतिषिध्यते। इसलिए आवली रूप व्यवहार करो, किसी को पल्योपम कहो, सागरोपम कहो इत्यादि, ये सब व्यवहार है जो दीर्घ काल तक चलने वाला व्यवहार है, यह भी निषेध को प्राप्त नहीं है। माने यह बात भी अपने आप में सिद्ध हो जाती है ना। यानी काल की अपेक्षा से किसी की आयु सागरोपम होती है तो वह सबसे ज्यादा आयु मानी जाती है। तो असंख्यात वर्ष तक कोई पर्याय रह गई, असंख्यात काल तक रह गई, इस तरह से कहना भी कोई सिद्धांत विरुद्ध नहीं है। यह भी उतना ही सही है जितना हम समय की पर्याय को एक समयवर्ती कहते हैं। तदत्र निश्चय कालो नित्य द्रव्य रूपत्वात् व्यवहार काल क्षणिक पर्याय रूपत्वात् इति। इसलिए यहाँ पर यह स्थित हो जाता है कि निश्चय काल द्रव्य रूप होने से नित्य है और व्यवहार काल पर्याय रूप होने से क्षणिक है ना। तो द्रव्य काल जो है वो निश्चय काल ही है ना। हाँ, जो कालाणु है वह निश्चय काल है, वह द्रव्य रूप होता है इसलिए नित्य है, और जो व्यवहार काल है वो पर्याय रूप होता है इसलिए क्षणिक है। दूसरी टीका नित्य क्षणिकत्वेन पुनरपि काल भेदम दर्शयति। अब नित्य और क्षणिक के माध्यम से पुनः काल भेद दूसरी टीका में भी कहा जाता है। काल इति विपदेश संज्ञा। काल का मतलब क्या है? व्यपदेश माने क्या होता है? संज्ञा। वह क्या करता है? काल इति अक्षर द्वयेन वाचक भूतेन स्वकीय वाच्यम परमार्थ काल सद्भावम निरूपयति। काल में केवल 2 अक्षर हैं। कितने? हाँ, ये 2 अक्षरों से क्या समझ में आता है? जो अक्षर बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं हम वाचक। क्या बोलते हैं? वाचक। जो अक्षर बोलने में आते हैं, जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वाचक। और उस शब्द से जो उसका अपना अर्थ निकलता है वो कहलाता है वाच्य। सुन रहे हो कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? वाच्य है।
जैसे हमने आपसे कहा सुन रहे हो कि नहीं, हैं? तो ये शब्द हो गए, और इस शब्द से आपने क्या समझ लिया कि हमसे कहा जा रहा है कि हम सावधानी से सुने, है ना। तो ये उसका वाच्य हो गया। जैसे आपसे कहा पंचास्तिकाय ग्रंथ, तो ये शब्द हुआ, और उस शब्द का वाच्य क्या हुआ, तो ये रखा है पंचास्तिकाय ग्रंथ। ठीक है। ऐसे ही काल 2 अक्षर का शब्द है, तो काल कहने से क्या आता है, वह अपने परमार्थ काल के सद्भाव को ये अक्षर बताते हैं कि काल का मतलब क्या है, निश्चय काल, ये बताया गया। क इव किम निरूपयति, सिंह शब्द इव सिंह स्वरूपम, सर्वज्ञ शब्द एवं सर्वज्ञ स्वरूपम इति। तो ये शब्द जो होते हैं वो किसके समान क्या कहते हैं, तो जैसे हमने कहा सिंह, तो सिंह कहते ही आपको क्या दिखाई देगा, है? क्या दिखाई देगा, शेर, है ना। तो सिंह शब्द का वाच्यभूत क्या हो गया, शेर। हमने आपसे कहा सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ शब्द से क्या दिखाई देना चाहिए, वह सर्वज्ञ आत्मा जिनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। तो इस तरह से हर शब्द अपने वाच्य को कहने वाला होता है, इसी को कहते हैं वाच्य वाचक संबंध। क्या बोलते हैं, हाँ, अर्थ के साथ में शब्द का जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, हाँ, ये ध्यान रखना। जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है, बोलो होता है कि नहीं, हाँ, ऐसे ही भाई बहन का संबंध होता है, पति पत्नी संबंध होता है, ऐसे ही कोई संबंध कौन सा है, वाच्य वाचक संबंध। ठीक है, याद रखना इसको। एवं स्वकी स्वरूपम निरूपेण कथम भूतो भवति, इस तरह से वह अपने स्वरूप को कहता हुआ कैसा होता है, यद्यपि काल इति अक्षर द्वय रूपेण नित्यो न भवति तथापि काल शब्देन वाच्यम यद द्रव्य काल स्वरूपम तेन नित्यो भवति इति। देखो, जब हम काल कहते हैं तो 2 अक्षर से कहने से तो वो नित्य नहीं हो जाता। काल कह के हमने छोड़ दिया तो शब्द तो अनित्य होते हैं, वो तो सुन करके हमने छोड़ दिया तो वो तो अनित्य हो गया। लेकिन उस काल शब्द का वाच्यभूत क्या है, जो द्रव्य काल है, कालाणु है, वह उसके द्वारा कहने में आता है, इसलिए वह काल नित्य कहलाता है। इसी को निश्चय काल जानना चाहिए। अपरो व्यवहार काल, दूसरा जो काल है उसका नाम क्या है, व्यवहार काल। वह किम रूप है, किस रूप होता है, यद्यपि वर्तमान समय अपेक्षया उत्पन्न प्रध्वंसी भवति तथापि पूर्वापर समय संतान अपेक्षया व्यवहार नयन आवलिका पल्योपम सागरोपम आदि रूपेण दीर्घांतर स्थायी च घटते नास्ति दोष। वह व्यवहार काल वैसे तो देखा जाए वर्तमान समय की अपेक्षा से तो उत्पन्न प्रध्वंसी है, मतलब उत्पन्न होते मात्र विध्वंस को प्राप्त हो जाता है। फिर भी उन सब पूर्व अपर समयों की जब हम परंपरा की अपेक्षा करते हैं तो व्यवहार नए सामने आ जाता है, और उस व्यवहार नए से उन समयों को गिनते गिनते हम एक मात्रक बना लेते हैं जिसका नाम है आवली। क्या बोलते हैं, असंख्यात समय की एक आवली होती है। कितने समय की, है ना। इस तरह से एक आवली मात्रक बन जाता है। समय के आगे बढ़ते बढ़ते यह मात्रक आ जाता है असंख्यात समयों का। फिर यही मात्रक और आगे आगे बढ़ते बढ़ते असंख्यात काल में पहुंच जाता है, वर्षों में पहुंच जाता है, तो वो पल्य बन जाता है, वही सागर बन जाता है।
इस तरह से दीर्घांतर स्थायी ये काल व्यवहार काल बन जाता है, ये भी घटित हो ही जाता है, इसमें कोई दोष नहीं आता। एवं नित्य क्षणिक रूपेण निश्चय व्यवहार कालो ज्ञातव्य। इस तरह से निश्चय काल और व्यवहार काल को नित्य और क्षणिक रूप से जानना चाहिए। क्या मतलब हुआ? क्रम क्रम से निश्चय काल को नित्य रूप जानना चाहिए और व्यवहार काल को क्षणिक रूप जानना चाहिए। अथवा प्रकारांतरेण निश्चय व्यवहार काल स्वरूपम कथ्यते। अब प्रकारांतर से एक और निश्चय व्यवहार काल का स्वरूप कहते हैं। तथा ही अनाद्य निधन समय आदि कल्पना भेद रहित कालाणुद्रव्य रूपेण व्यवस्थितो वर्णादि मूर्ति रहितो निश्चय काल है। निश्चय काल कैसा होता है? अनादि अनिधन है। निश्चय काल कैसा है? हाँ, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। समय आदि की कल्पना के भेद से रहित है। निश्चय में समय आदि की कल्पना नहीं होती है। क्या सुना? जब हम कहेंगे एक समय भी हो गया तो ये क्या कहलाएगा? ये व्यवहार काल कहलाएगा, ये निश्चय काल का भेद नहीं है। तो निश्चय काल में इन समयों की कोई कल्पना नहीं होती है। ये कालाणु द्रव्य रूप से स्थित है, वर्ण आदि मूर्ति से रहित है, यानी इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि नहीं होते हैं, ये अमूर्त द्रव्य है। ऐसा तो निश्चय काल होता है। तस्यैव पर्यायभूत, उसी निश्चय काल की पर्यायभूत है ना, सादि निधन सनिधन। सादि सनिधन जो होता है, सादि सनिधन का मतलब आदि से भी सहित हो और निधन माने अंत से भी सहित हो, उसको बोलते हैं सादि सनिधन। यानी उस व्यवहार काल का प्रारंभ भी होता है और उसका अंत भी होता है। ये व्यवहार काल कहाँ से आया? तो निश्चय काल की पर्याय रूप से आया। निश्चय काल तो द्रव्य हो गया, उसकी जो पर्याय है वह पर्याय रूपी व्यवहार काल होता है। समय निमिष घटिका आदि विवक्षित कल्पना भेद रूपो व्यवहार कालो भवति इति। वह व्यवहार काल समय रूप होता है, निमेष रूप होता है, घटिका एक घड़ी आदि की विवक्षित कल्पना भेद रूप वह व्यवहार काल होता है। ठीक है। एवं निर्विकार निजानंद सुस्थित चित चमत्कार मात्र भावना रतानाम भव्यानाम बहिरंग काल लब्धिभूतस्य निश्चय व्यवहार कालस्य निरूपण मुख्यत्वेन चतुर्थ स्थले गाथा द्वयम गतम। इस तरह से भव्य जीवों के लिए, कौन से भव्य जीवों के लिए? जो चित चमत्कार मात्र की भावना में रत रहते हैं। क्या सुना? कैसे भव्य जीव? चित चमत्कार। चित चमत्कार मतलब बस अपनी चेतना को ही, चित्त को ही चमत्कृत करने की बस भावना रखते हैं, है ना। चेतना चमकती रहे, चेतना की ही चमक देखते रहते हैं। ऐसे जो चित चमत्कार मात्र की भावना में रत रहने वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? निर्विकार निजानंद सुस्थित होते हैं। यानी निर्विकार निजानंद में स्थित होने वाले, चित चमत्कार मात्र भावना में रत रहने वाले भव्यों के लिए ये बहिरंग काल लब्धिभूत जो निश्चय व्यवहार काल हैं, इनकी निरूपण की मुख्यता से चौथे स्थल में दो गाथाएं समाप्त हो गई। यानी बहिरंग काल लब्धि के रूप में ये दोनों ही काल कहे जाएंगे, निश्चय काल भी और व्यवहार काल भी। ये दोनों ही काल कैसे हैं? निश्चय काल हो चाहे व्यवहार काल हो, ये दोनों ही काल कैसे हैं? बहिरंग काल लब्धि के रूप में है ना। तो बहिरंग काल लब्धि अलग होती है और अंतरंग काल लब्धि अलग होती है, ऐसा इससे और जान लेना, है ना। बहिरंग काल लब्धि जो बाहर से आप समय को नापेंगे वो बहिरंग काल लब्धि है, और अपने अंतरंग में जिस समय पर जिस कार्य करने की जो परिणति आएगी वो अंतरंग काल लब्धि है।
ऐसी दो तरह की लब्धियां उन भव्य जीवों के लिए होती हैं। इस तरह से निश्चय व्यवहार काल की मुख्यता वाली दोनों गाथाएं समाप्त हो गईं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।